बेटा हम लोग नर जनन तंत्र का पूरा संरचना पढ़ चुके हैं, लेकिन उसके बारे में अभी पूरा अच्छे से वर्णन नहीं किए हैं। तो आइए हम नर जनन तंत्र में जितने भी अंग हैं उनको एक एक करके पढ़ लेते हैं। यानी हम विसरण के बारे में पूरा अच्छे से पढ़ चुके हैं। विसरण का वीडियो आपको मिल चुका होगा, उसके बारे में आप विसरण को चीर फाड़ के पूरा विसरण को आप पढ़ चुके हैं। यानी इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो यानी विसरण हम पूरा चीर फाड़ के पढ़ चुके हैं, कैसे शुक्राणु का निर्माण होता है पूरा पढ़ चुके हैं, कौन सी कोशिका शुक्राणु को बनाती है पूरा अच्छे से जान चुके हैं। तो यानी विसरण के बारे में तो और कुछ जानना नहीं है कि विसरण में कौन कौन सी लेयर पाई जाती हैं, सारा आप जान चुके हैं। तो आइए बेटा एक बार फिर से देखते हैं कि जो नर जनन तंत्र होता है बेटा, उसमें एक जोड़ी क्या पाया जाता है, विसरण पाया जाता है। मैं यहाँ फिगर बनाया हूँ, फिर से एक बार फिगर को बनाया हूँ, लेकिन यहाँ देखिए जो नर जनन तंत्र पूरा सिस्टम ये देख रहे हैं आप, इसमें बेटा दो विसरण होते हैं, एक विसरण ये है, एक विसरण ये है, यानी दो विसरण पाए जाते हैं। और कह रहे हैं जो विसरण होते हैं बेटा, विसरण के चारों तरफ से एक खोल लगा होता है, क्या कहते हैं उसको बेटा, हम लोग स्क्रोटम बोलते हैं, स्क्रोटम बोलते हैं खोल को। और कह रहे हैं इसके अलावा में विसरण में दो आवरण पाए जाते हैं। एक बाहर का जो ये आवरण है इसे क्या बोलते हैं बेटा, ट्यूनिका वैजिनलिस बोलते हैं, और जो अंदर का ये आवरण है इसे क्या बोलते हैं बेटा, ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। और ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया अंदर की तरफ धस कर क्या बनाती है, क्या बना देगी बेटा, सेप्टुला टेस्टिस, सेप्टुला सेप्टुला टेस्टिस बनाती है, यानी विसरण पट्टिका बना देती है, इसको बोलते हैं विसरण पट्टिका। और विसरण पट्टिका से ढेर सारे क्या बन जाते हैं, लोबुल्स। कितने लोबुल्स बनते हैं बेटा, 200 से 400 क्या बनते हैं, लोबुल्स। यानी इसे क्या बोलते हैं बेटा, मतलब क्या बोलेंगे, टेस्टिकुलर लोबुल्स, टेस्टिकुलर टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं, ठीक है ना, यानी विसरण पिंडक। और विसरण पिंडक के अंदर क्या पाई जाती है आप जानते हैं, विसरण पिंडक के अंदर क्या होती है बेटा, 2 से 3 ठो क्या पाई जाती है, सेमनीफेरस डक्ट, सेमनीफेरस सेमनीफेरस ट्यूबुल्स लिख लीजिए, ट्यूबुल्स होती है, यानी नलिकाएं होती हैं, यानी शुक्रजन नलिका कहते हैं इसको। ये सब आप पढ़ चुके हैं। और कह रहे हैं बेटा हमारा जो आज का क्वेश्चन है, यानी ये सब तो हम पढ़ ही चुके हैं विसरण के बारे में, और विसरण में कुछ ऐसे अंग जिसको नहीं पढ़े हैं। तो क्या नहीं पढ़े हैं बेटा हम लोग, हम क्या नहीं पढ़े हैं, विसरण जालक नहीं पढ़े हैं। क्या होता है, विसरण जालक, क्या कहते हैं बेटा इसको, इंग्लिश में रेट टेस्टिस बोलते हैं, ठीक है ना। अब क्या होता है रेट टेस्टिस, कहेंगे कि जो शुक्रजन नलिका होती हैं, सेमनीफेरस ट्यूबुल्स होती हैं, ये नलिकाएं आगे चलकर सीधी हो जाती हैं, और सीधी होने के बाद ढेर सारी यानी नलिकाओं की जाल में खुलती हैं। सीधी हो जाने के बाद कहाँ खुलती हैं, नलिकाओं के जाल में खुलती हैं। यानी नलिकाओं की जाल, यानी कह सकते हैं कि जो विसरण जालक होता है बेटा, वो क्या होता है, नलिकाओं का जालीदार जाल है, नलिकाओं का जालीदार जाल होता है। इसमें क्या खुलता है विसरण जालक में, क्या खुलता है बेटा, शुक्रजन नलिका खुलती है। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, क्या बोलते हैं बेटा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल खुलती है। यानी विसरण जालक क्या होता है बेटा, विसरण जालक नलिकाओं का जालीदार जाल है। जो विसरण जालक है, विसरण जालक नलिकाओं का जालीदार जाल होता है, यानी शुक्रजन नलिका इसी विसरण जालक में खुलती है। शुक्रजन नलिका क्या होती है, किसमें खुलती है बेटा, विसरण जालक में खुलती है, ठीक, कभी नहीं भूलेंगे ये आपको याद। तो बेटा आप जान गए कि जो विसरण जालक होता है वो जालीदार जाल होता है नलिकाओं का, यानी जो शुक्रजन नलिका होती है किसमें खुलती है, विसरण जालक में खुल जाती है। और ये भी आप जान लीजिए, विसरण यानी जो शुक्रजन नलिका होती है वहां से शुक्राणु बन जाते हैं, और बनने के बाद कहाँ आ जाते हैं, विसरण जालक में आ जाते हैं।
अब विसरण जालक कहाँ खुलेगी इसको देखना है। तो सबसे अब देखिए ये सब विसरण जालक है जो गोल गोल आपको जाल दिख रहा है कुछ नलिकाओं का। अब ये कहाँ खुलेगा बेटा, ये सब 20 नलिका दिख रही है, 1 2 3 4 5 6 यानी 20 नलिका का समूह क्या कहलाएगा बेटा, वो शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका शुक्रवाहिका है, यानी बेटा वासा वासा इफ्रेंटिया है, डबल एफ है बेटा, वासा इफ्रेंटिया। ये वासा इफ्रेंटिया क्या होता है कहेंगे इसमें कि जो विसरण जालक होता है, ये सब जो जालीदार जाल है नलिकाओं का विसरण जालक, ये किसमें खुलता है बेटा, विसरण जालक इसमें खुलता है शुक्रवाहिका में। शुक्रवाहिका में खुलता है, ठीक है ना। और कह रहे हैं शुक्रवाहिका कितनी पाई जाती है, 20 से 25 नलिकाओं की समूह होती हैं। ये शुक्राणु को अधिविसरण में पहुंचाती हैं। बात समझिए, जो शुक्रवाहिका है वास इफ्रेंटिया है, तो क्या होता है शुक्रवाहिका, कहेंगे जो विसरण जालक है वो शुक्रवाहिका में खुलता है, यानी 20 से 25 नलिकाओं का समूह शुक्रवाहिका है। और कह रहे हैं कि जो शुक्राणु इस शुक्र नलिका में बनते हैं वो किसमें आते हैं, विसरण जालक में आ जाते हैं। और विसरण जालक कहाँ खुलता है, किसमें खुलता है, 20 से 25 नलिकाओं का समूह यानी शुक्रवाहिका में खुलता है। और एक जान लीजिए बेटा, तो शुक्रवाहिका इसमें क्या होते हैं, बाल होते हैं, बाल यानी रोम पाए जाते हैं, तो बाल और रोम होते हैं, यानी सीलिया इसे कह सकते हैं, सीलिएटेड होता है, सीलिया इसमें पाए। और शुक्रवाहिका जो नली है ये शुक्राणु को कहाँ पहुंचा देती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का भाग अधिविसरण में पहुंचा देती है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का भाग क्या होता है बेटा, अधिविसरण, यानी अब हम अधिविसरण के बारे में पढ़ेंगे। अधिविसरण यानी इसे क्या बोलते हैं बेटा, एपिडिडाइमिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपिडिडाइमिस। बेटा जो अधिविसरण होता है ना, अधिविसरण क्या देख रहे हैं आप, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक अधिविसरण है बेटा, बहुत ज्यादा कुंडलित नली होता है। ये अधिविसरण भी एक नलिका है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और इसकी लंबाई कितनी होती है बेटा, अधिविसरण क्या होता है, नलिका है, नलिका है, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है, 6 मीटर, 6 मीटर लंबाई इसकी है। 6 मीटर क्या होता है बेटा, लंबा है, 6 मीटर लंबा होता है। और कहने कितने फीट का होगा, 20 फीट का होता है। कहेंगे कि जो अधिविसरण है, एपिडाइडमिस कहते हैं अधिविसरण को, ये एक नलिका होती है। किस प्रकार की नलिका होती है बेटा, ये कुंडलित नलिका है। कुंडलित का मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा मुड़ के आगे बढ़, देखिए बहुत ज्यादा मुड़ी उड़ी है, बहुत ज्यादा मुड़ उड़ गई है, इसी वजह से इसको हम कहते हैं कुंडलित नलिका बोलते हैं। यानी जो अधिविसरण होता है वो कुंडलित नलिका होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है, 6 मीटर लंबा होता है, यानी 20 फीट का होता है। अगर फीट में देखें तो 20 फीट का होता है अधिविसरण। आपको यकीन नहीं होगा कि इतनी बड़ी नलिका, 20 फीट की नलिका कैसे एक विसरण में समाई हुई है। तो बेटा ये सीधे पूरा फैली नहीं है, ये बेटा किस रूप में समाई हुई है, लेकिन बेटा कुंडलित होने के नाते बेटा ये कितने सेंटीमीटर में आ जाती है, 4 सेंटीमीटर लंबी होती है। कितनी लंबी होती है बेटा, 4 सेंटीमीटर होती है। अगर कोई आपसे पूछेगा कि जो अधिविसरण होता है उसकी लंबाई कितनी होती है रियल में, तो 6 मीटर लंबी नलिका है, और फीट में कितनी होगी, 20 फीट की होती है। और कैसी नलिका होती है बेटा, बहुत ज्यादा कुंडलित नलिका होती है, कुंडलित नलिका है ये। और कुंडलित होने की वजह से ये एकदम पूरा मुड़ी रहती है, पूरा मुड़ के आगे ऐसे बढ़ी रहती है, इसीलिए ये कम जगह में ही 4 सेंटीमीटर में ये अच्छे से व्यवस्थित रहती है।
अधविसरण, लेकिन होती कितनी फीट की है? 6 मीटर लंबी होती है, यानी 20 फीट की होती है ये। कह रहे हैं बेटा और इसके बारे में बताइए। बेटा इस यहाँ से लेकर यहाँ तक अधविसरण में कुल 3 पार्ट पाए जाते हैं। पहला होगा बेटा कापुट, कापुट एपिडर्मिस, एपिडिडाइमिस, कापुट एपिडिडाइमिस। दूसरा क्या होगा बेटा? कार्पस, कार्पस एपिडिडाइमिस। तीसरा क्या होगा बेटा? कार्डा, कार्डा एपिडिडाइमिस। बेटा 3 प्रकार की कहेंगे कि जो अधविसरण है, इस यहां से लेकर यहां तक इसमें 3 कुल भाग होते हैं। अब ये जो ऊपरी शीर्ष वाला भाग है इसको क्या बोलते हैं? काउपुट, काउपुट एपिडिडाइमिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? काउपुट एपिडिडाइमिस कहा जाता है। और जो ये बीच वाला यहां से यहां तक का भाग है उसे क्या बोलते हैं बेटा? कार्पस एपिडिडाइमिस बोलते हैं, बीच वाले भाग को। और जो भाग यहां से लेकर यहां तक इतना छोटा वाला भाग है इसे क्या बोलते हैं बेटा? कार्डा एपिडिडाइमिस बोलते हैं, कार्डा एपिडिडाइमिस बोलते हैं। यानी यहां से लेकर यहां तक बेटा क्या है? कार्डा एपिडिडाइमिस है। यहां से पेशी तंतु कुछ निकलकर विसरण से जुड़ जाते हैं, विसरण कोष से क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। क्या कहते हैं इस पेशी तंतु को बेटा? क्या बोलेंगे हम लोग? गोबर, गोबर नैकुलम। क्या बोलते हैं बेटा? गोबर नैकुलम बोलते हैं। इसको बोलते हैं, इस पेशी तंतु को क्या बोलते हैं? गोबर नैकुलम बोलते हैं। और ये पेशी तंतु कहाँ से निकलता है? कार्डा एपिडाइडिमिस से निकलता है। बताते हैं, इसका पहले इतना मिटा देते हैं तब आपको समझ में आएगा। इसको उतार लीजिए बेटा। कहेंगे जो अधविसरण है इसमें क्या होता है बेटा? इसमें 1 माह तक क्या होते हैं बेटा? शुक्राणु, शुक्राणु क्या होते हैं? परिपक्व होते हैं। 1 माह लगता है शुक्राणु को परिपक्व होने में। और शुक्राणु परिपक्व कहाँ होता है? अधविसरण में। समझ रहे हैं ना? अधविसरण में परिपक्व होता है। और यही अधविसरण, अधविसरण बेटा शुक्राणु को बाहर निकालता है। यानी किस में भेजता है? किस में भेजता है बेटा? शुक्रवाहिनी में। किसमें भेजता है शुक्राणु को? शुक्रवाहिनी में भेजता है। अगर कोई आपसे पूछे कि अधविसरण का कार्य क्या है तो कहेंगे अधविसरण में 1 माह तक शुक्राणु क्या होते हैं? परिपक्व हो जाते हैं। यानी अधविसरण में शुक्राणु को परिपक्व होने के लिए 1 माह लगता है। यानी 1 माह में पूरा शुक्राणु अच्छे से परिपक्व होता है बेटा। शुक्राणु का संग्रह क्या करता है बेटा? शुक्राणु को संग्रह करता है, यानी इकट्ठा करता है। ये जो अधविसरण है शुक्राणु को संग्रह भी करता है, ठीक है। और क्या करता है बेटा? इनको पोषण भी देता है। क्या देता है? शुक्राणु को पोषण भी देता है। यानी आप जान गए कि शुक्राणु कौन कौन सा मतलब अधविसरण क्या होता है? अधविसरण में 1 माह तक शुक्राणु परिपक्व हो जाते हैं, 1 माह के अंदर में। और क्या है? शुक्राणु को बाहर निकालता है। निकालने का मतलब क्या है कि शुक्राणु को कहाँ भेजता है? शुक्रवाहिनी में भेज देता है, यानी वास्ट डिफरेंस में भेज देता है। और क्या है? शुक्राणु का क्या करता है? शुक्राणु को संग्रह करता है, इकट्ठा करके रखता है। और शुक्राणु को पोषण भी देता है। बस, यानी अधविसरण कहाँ खुलता है बेटा? शुक्रवाहिनी में। तो यानी सबसे पहले आपको क्या हेडिंग डालना होगा? शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी यानी वास्ट डिफरेंस, वास्ट डिफरेंस क्या होता है? वास्ट डिफरेंस यानी शुक्रवाहिनी क्या होती है? तो कहेंगे बेटा कि जो अधविसरण होता है, अधविसरण, अधविसरण का भाग, अधविसरण का भाग क्या है? इसका भाग बेटा कार्डा एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस किसमें खुलता है बेटा? ये जो कार्डा एपिडिडाइमिस अधविसरण का भाग होता है किसमें खुल जाता है बेटा? ऐसे आकर इसमें, इसमें खुलता है शुक्रवाहिनी में खुलता है, शुक्रवाहिनी में खुलता है, ठीक। और जानिए जो शुक्रवाहिनी यहां से निकलेगी, दोनों विसरण से शुक्रवाहिनी निकलती है। शुक्रवाहिनी यहां से निकलती है बेटा
और कहाँ तक देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई कितनी होती है शुक्रवाहिनी बेटा, कितना लंबी, 40 सेंटीमीटर से 45 सेंटीमीटर लंबी लंबी नलिका है। कितनी लंबी नली शुक्रवाहिनी होती है बेटा, इसे देखिए शुक्रवाहिनी को हम वास्ट डिफरेंस कहते हैं। ये अर्ध विस्तरण का जो भाग होता है कार्डा एपिडार्मिस, ये किसमें खुलता है बेटा, शुक्रवाहिनी में। जो कार्डा एपिडार्मिस है ये कहाँ खुलता है, पीछे जाकर शुक्रवाहिनी में खुल जाता है। और कह रहे हैं कि शुक्रवाहिनी की लंबाई कितनी होती है, 40 से 45 सेंटीमीटर लंबी शुक्रवाहिनी होती है। और इसी शुक्रवाहिनी के रास्ते शुक्राणु कहाँ पहुंच जाते हैं बेटा, इसमें सेमिनल वेसिकल्स यानी शुक्राशय में पहुंचते हैं। और शुक्राशय में पहुंचने के बाद कहाँ आते हैं, आश्लन वाहिनी में। और उसके बाद मूत्र मार्ग के द्वारा कहाँ चल जाते हैं, बाहर निकल आते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक का भाग क्या होता है, शुक्रवाहिनी, ये भी जान गए। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का भाग, यहाँ से लेकर यहाँ तक का भाग क्या होता है, क्या होता है बेटा, ये शुक्राशय यानी सेमिनल वेसिकल बोलते हैं। क्या होता है सेमिनल वेसिकल, शुक्राशय क्या होता है, शुक्राशय बेटा जनन ग्रंथि होती है। क्या कहते हैं इसको हम लोग, ये होती है जनन ग्रंथि, जनन ग्रंथि है ये। शुक्राशय क्या है, एक प्रकार का जनन ग्रंथि है। शुक्राशय कैसे बनता है, दोनों जो ये शुक्रवाहिनी ये और एक शुक्रवाहिनी ये, दोनों कहाँ खुलती हैं आके बेटा, इधर से आकर कहाँ खुलती है, शुक्राशय में खुलती हैं। और शुक्राशय बेटा कितना होता है, एक जोड़ी। शुक्राशय कितना होता है, एक जोड़ी होता है, 2 शुक्राशय होता है। और दोनों शुक्रवाहिनी कहाँ खुलती है, शुक्राशय में। ये भी शुक्रवाहिनी कहाँ खुलेगी, शुक्राशय में, ये भी शुक्राशय में खुलती है। तो शुक्राशय को कहते हैं सेमिनल वेसिकल्स, क्या बोलते हैं, सेमिनल वेसिकल्स बोलते हैं। ये क्या होता है शुक्राशय, क्या होता है शुक्राशय बेटा, शुक्राशय होता है जनन ग्रंथि होती है, यानी एक जोड़ी होती है शुक्राशय। और कह रहे हैं बेटा शुक्राशय कितना लंबा होता है, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर क्या होता है बेटा, शुक्राशय लंबा होता है। कोई पूछेगा आपसे शुक्राशय की लंबाई कितनी होती है, 5 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक का 5 सेंटीमीटर लंबा होता है शुक्राशय, 5 सेंटीमीटर लंबा है। कह रहे हैं बेटा शुक्राशय में एक द्रव निकलता है, क्षारीय सुक्रिय द्रव होता है। कह रहे हैं शुक्राशय जो ग्रंथि है यानी सेमिनल वेसिकल्स है, एक प्रकार की जनन ग्रंथि है। और क्या निकालती है बेटा, क्षारीय सुक्रिय द्रव, यानी इसे क्या बोलेंगे बेटा, सेमिनल प्लाज्मा। क्या बोलेंगे बेटा इसे हम लोग, सेमिनल प्लाज्मा बोलेंगे। यानी क्षारीय सुक्रिय द्रव यानी सेमिनल प्लाज्मा निकालती है। अब ये सेमिनल प्लाज्मा यानी क्षारीय सुक्रिय द्रव में कौन कौन से पदार्थ होते हैं, इसको देख। सेमिनल प्लाज्मा कौन निकालता, शुक्राशय ग्रंथ निकालती है सेमिनल प्लाज्मा को। और जो सेमिनल प्लाज्मा होता है ना बेटा, ये 80% क्या होता है बेटा, ये वीर्य का हिस्सा है। 80% सेमन का क्या होता है बेटा, हिस्सा होता है। यानी 80% वीर्य का हिस्सा होता है सेमिनल प्लाज्मा, यानी क्षारीय सुक्रिय द्रव होता है। 80% वीर्य का हिस्सा होता है ये सेमिनल प्लाज्मा। और कह रहे हैं बेटा इसमें क्या क्या पाए जाते हैं सेमिनल प्लाज्मा में, क्या क्या होते हैं बेटा इसमें फैक्टोज होता है। क्या होता है, फैक्टोज, इसमें फैक्टोज पाया जाता है। और क्या होता है बेटा, प्रोस्टाग्लैंडिनस होता है, ग्लैंडिनस। और क्या होता है बेटा, सेमिनोजेलिन होता है। क्या होता है बेटा, सेमिनोजेलिन होता है, ये भी पदार्थ होता है। किसमें होता है, सेमिनल प्लाज्मा में। और क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक, कह रहे हैं बेटा इतनी चीज पाई जाती है किसमें, शुक्राशय यानी सेमिनल वेसिकल्स इतने सारे पदार्थ का स्राव करती है। यानी सेमिनल वेसिकल सबसे पहले क्या निकालती है, सेमिनल प्लाज्मा, यानी इसका हिंदी क्या है बेटा, क्षारीय सुक्रिय द्रव होता है। और जो क्षारीय सुक्रिय जो द्रव है यानी सेमिनल प्लाज्मा है, ये 80% वीर्य का हिस्सा होता है। और कह रहे हैं सेमिनल प्लाज्मा में कौन कौन से पदार्थ होते हैं बेटा, फैक्टोज होता है। और क्या होता है बेटा, प्रोस्टाग्लैंड्स होता है। क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंड्स। और क्या होता है, सेमिनोजेलिन होता है। और क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है।
यानी ये सब किसमें होते हैं, सेमिनल प्लाज्मा में पाए जाते हैं। और जो फ्रक्टोज होता है ना बेटा, ये शुक्राणु क्या देता है, एटीपी देता है, यानी शुक्राणु को क्या देता है बेटा, ऊर्जा प्रदान करता है। शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करता है कौन, फ्रक्टोज। बेटा फ्रक्टोज इंसान के बॉडी में कहीं नहीं पाया जाता, पुरुष के बॉडी में फ्रक्टोज कहीं नहीं होता है, बस किसमें होता है बेटा, शुक्राशय यानी सेमिनल वेसिकल्स में बस पाया जाता है, और उसके बॉडी में फ्रक्टोज कहीं नहीं पाया जाता है। ये शर्करा होता है, फ्रक्टोज शर्करा कहीं नहीं बनता है बेटा, और स्त्रियों में तो कहीं बनता ही नहीं है, स्त्रियों के बॉडी में कहीं नहीं बनता फ्रक्टोज। जब कोई रेप वगैरह हो जाता है तो स्त्रियों में क्या देखा जाता है कि उनके बॉडी में फ्रक्टोज उपस्थित है कि नहीं उपस्थित है। अगर उनके बॉडी में फ्रक्टोज उपस्थित है तो समझ जाता है ना कोई पुरुष उनके साथ रेप किया है, क्योंकि पुरुष के स्पर्म में, पुरुष का जो शुक्राशय होता है सेमिनल वेसिकल्स, उसमें क्या पाया जाता है बेटा, फ्रक्टोज, और स्त्री में फ्रक्टोज नहीं पाया जाता। और एक फ्रक्टोज कहाँ पहुंच जाता है, वीर्य के साथ मिलके स्त्री के योनि में पहुंच जाता है। तो यानी अगर योनि में फ्रक्टोज की मात्रा है तो यानी समझ जाते हैं कि यानी इनके साथ कोई गलत काम हुआ है। तो आप आगे बढ़िए। कह रहा जो बेटा प्रोस्टाग्लैंड्स है, जो प्रोस्टाग्लैंड है इसका कार्य क्या होता है बेटा, इसका कार्य क्या होता है कि ये शुक्राणु को क्या करता है बेटा, शुक्राणु को करता है सक्रिय। क्या करता है, शुक्राणु को सक्रिय करता है। और योनि में, मादा के योनि में बेटा क्या करता है, विपरीत क्रमाकुंचन गति चालू कर देता है, ताकि देखिए जो प्रोस्टाग्लैंड्स होता है बेटा, ये शुक्राणु को सक्रिय कर देता है, और मादा का जो योनि होता है उसमें विपरीत कुमाकुंचन गति शुरू कर देता है, यानी मादा के योनि में संकुचन गति शुरू कर देता है, जिससे शुक्राणु जैसे योनि में गिरेंगे और सक्रिय रहेंगे, तुरंत बेटा कहाँ भाग के जाएंगे, फैलोपियन ट्यूब में भाग के जाएंगे। यानी कार्य क्या है प्रोस्टाग्लैंड्स का, कि शुक्राणु को सक्रिय करना और मादा के योनि में विपरीत कुमाकुंचन गति शुरू करना, यानी मादा के योनि को संकुचित करना होता है। बस है जो ये सेमिनोजेलिन है बेटा, क्या कार्य होता है इसका, थोड़ा इसको मिटाना पड़ेगा। जो सेमिनोजेलिन होता है क्या करता है, अब इसका कार्य देखिए बेटा, जो सेमिनोजेलिन है क्या करता है बेटा, ये क्षारीय प्रोटीन है। कैसा प्रोटीन है बेटा, क्षारीय प्रोटीन होता है। और क्या करता है, मादा का जो योनि है, मादा की योनि में जो अम्ल होता है, अम्ल यानी अम्ल का प्रभाव बेटा खत्म कर देता है। अम्ल के प्रभाव को क्या करता है बेटा, कुछ समय के लिए खत्म कर देता है। क्षारीय प्रोटीन होता है, तो मादा के योनि में कौन सा द्रव होता है, चिपचिपा द्रव यानी अम्लीय पदार्थ निकलता है, तो अम्लीय पदार्थ को बेटा नष्ट कर देता है। और क्या करता है बेटा, वीर्य को क्या कर देता है, गाढ़ा कर देता है। वीर्य को गाढ़ा करने का काम करता है सेमिनोजेलिन करता है। क्या कार्य है सेमिनोजेलिन का, मतलब क्षारीय प्रोटीन होता है, मादा के यौन में जो अम्ल का प्रभाव रहता है उसको नष्ट कर देता है, और वीर्य को गाढ़ा सकते हैं कि शुक्राशय यानी सेमिनल वेसिकल कार्य बताइए, तो क्या कहेंगे बेटा, शुक्राणु को जीवित रखना। क्या कार्य इसका होता है बेटा, शुक्राणु को जीवित रखना होता है, जीवित रखना कार्य है। शुक्राशय कार्य क्या है, शुक्राणु को जीवित रखना होता है। ठीक है, ये आप कभी नहीं भूलेंगे, और ये सब पदार्थ उसको जीवित रखते हैं। दोनों शुक्राशय कहाँ खुलते हैं बेटा, ये नली है इतना, यहाँ तक की नली, यहाँ तक दोनों शुक्राशय कहाँ खुलते हैं, तो क्या लिखेंगे बेटा, अस्खलन वाहिनी। अस्खलन वाहिनी क्या होती है, अस्खलन वाहिनी इसे क्या बोलते हैं बेटा, इंजाकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। जो इंजाकुलेटरी डक्ट है, अस्खलन वाहिनी है, कैसे बनती है बेटा, दोनों शुक्राशय और शुक्रवाहिनी, देखिए शुक्रवाहिनी इधर से शुक्रवाहिनी और शुक्राशय दोनों मिलकर यहां से यहां तक क्या बनाते हैं कि शुक्रवाहिनियां दोनों, और प्लस दोनों शुक्राशय आगे चलकर क्या बनाते हैं बेटा, अस्खलन वाहिनी बनाते हैं। ये शुक्रवाहिनियां आगे चलकर किसमें खुलती है, शुक्राशय में। तो दोनों शुक्रवाहिनियां और दोनों शुक्राशय, दोनों शुक्रवाहिनियां और दोनों शुक्राशय आगे बढ़कर यहाँ जब यहाँ इतना आएंगे, जब इतना आएंगे तो यहाँ से यहाँ तक क्या होता है बेटा, यहाँ से यहाँ तक
आस्कुलन वाहिनी होता है, यानी इंजाक्यूलेटरी डक्ट होता है। तो दोनों शुक्रवाहिनी या दोनों शुक्राशय क्या बनाते हैं बेटा? आस्कुलन वाहिनी का बनाते हैं। और आस्कुलन वाहिनी का कार्य क्या है कि यहाँ से शुक्राणु कहाँ पहुँचते हैं बेटा? यहीं से शुक्राणु का होता है आस्कुलन, वो कहाँ पहुँच जाते हैं? यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होता है बेटा? मूत्र मार्ग, यानी शुक्राणु को मूत्र मार्ग में कौन छोड़ता है? आस्कुलन वाहिनी छोड़ती है। बस, यानी हेडिंग हमारा क्या है बेटा? मूत्र मार्ग है, यानी यूरेथ्रा। क्या कहते हैं इसको? यूरेथ्रा कहते हैं। क्या होता है मूत्र मार्ग? कहेंगे बेटा कि मूत्र मार्ग में क्या खुलता है बेटा? जो कहेंगे ऐसे कि आस्खलन वाहिनी कहाँ खुलती है बेटा? मूत्र मार्ग में खुलती है। मूत्र मार्ग कहाँ? देखिए, यहां से लेकर यहां तक का मूत्र मार्ग कितना सेंटीमीटर होता है? मूत्र मार्ग 20 सेंटीमीटर होता है। मूत्र मार्ग कितना सेंटीमीटर होता है? 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। और कहां से निकलता है मूत्र मार्ग? यहां से। इसे क्या बोलते हैं बेटा? मूत्र मार्ग कहां से निकलता है? मूत्र मार्ग मूत्राशय यानी थैला मूत्राशय का। यहाँ मूत्राशय शुरू होता है, मूत्राशय से कहाँ तक? यहाँ से निकलेगा मूत्राशय से, और जो ये छिद्र है यहाँ तक होता है। यानी क्या बोलते हैं बेटा? मूत्राशय से एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ओरिफिस। एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस, यानी यहाँ से यहाँ ये पूरा क्षेत्र क्या है? ये पूरा है मूत्राशय से यहीं से बेटा, यहाँ से लेकर और यहाँ तक का क्या होता है? मूत्र मार्ग, यूरेथ्रा होता है। ओके, यानी यूरेथ्रा है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो यूरेथ्रा है, इसमें कुल 3 भाग आते हैं। क्या? पहला क्या होगा बेटा? प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। प्रोस्टेटिक क्या होगा? यूरेथ्रा होगा। मेम्ब्रेनियस यूरेथ्रा होगा। और तीसरा क्या होगा बेटा? तीसरा पेनाइल स्पंजी यूरेथ्रा होगा। ठीक है ना? कह रहे हैं बेटा, जो ये यहाँ से लेकर बीच वाला जो पार्ट है, यानी ये जो देख रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक जो यूरेथ्रा है 25 से 20 सेंटीमीटर, इसमें कुल 3 पार्ट है। पहला पार्ट क्या होगा बेटा? प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा होगा पहला पार्ट, यानी जो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट है, प्रोस्टेट तक, इस भाग को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा बोलते हैं। इसकी हिंदी क्या होगी बेटा? प्रोस्टेटिक मूत्र मार्ग। और इसकी क्या होगी बेटा? झिल्ली में मूत्र मार्ग। इसकी क्या होगी बेटा? सीसनीय मूत्र मार्ग। समझिए बेटा, बस। यानी आप ये भी समझ गए कि यूरेथ्रा में कुल 3 पार्ट होते हैं। यहाँ प्रोस्टेट तक का पार्ट को क्या बोलते हैं? प्रोस्टेटिक मूत्र मार्ग, यानी जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है छोटे छोटे नलिकाओं के माध्यम से मूत्र मार्ग में खुल जाती है। यानी जो प्रोस्टेटिक मूत्र मार्ग होता है वो प्रोस्टेट ग्रंथि से गुजर कर थोड़ा आगे बढ़ जाता है। उसके बाद झिल्ली में मूत्र मार्ग यानी मेम्ब्रेनियस यूरेथ्रा आता है। यहाँ से लेकर यहाँ काउपर ग्रंथि से आगे गुजरता है, यहाँ तक रहता है। और काउपर ग्रंथि की सभी छोटी छोटी नलिकाएं इसी में खुलती है, किसमें? मूत्र मार्ग में खुल जाती हैं। और जो सीसनीय मूत्र मार्ग होता है, इसे पाइनल या स्पॉन्जी यूरेथ्रा कहते हैं। ये यहाँ से लेकर यहाँ यानी 17 सेंटीमीटर का होता है। बस बेटा, क्या कार्य होता है मूत्र मार्ग का? क्या कार्य होता है मूत्र मार्ग का? तो बेटा, जो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक मूत्र मार्ग है, तो मूत्र मार्ग बेटा मूत्र को भी बाहर करता है और
वीर को भी बाहर करता है और शुक्राणु को भी बाहर करता है। और क्या होते हैं बेटा, जो हमारी प्रोस्टेट ग्रंथि से जो भी पदार्थ निकलेगा, पदार्थों को बाहर करता है। और हमारे काउपर ग्रंथि से पदार्थों को क्या करता है बेटा, बाहर करता है। यानी क्या क्या कार्य है मूत्र मार्ग का, कहेंगे जो मूत्र मार्ग यूरेथ्रा होता है मूत्र को भी बाहर करता रहता है, वीर को भी बाहर निकाल सकता है, शुक्राणु को भी बाहर निकालता है, प्रोस्टेट ग्रंथि से स्रावित जो पदार्थ होते हैं उनको भी बाहर निकालेगा, कॉपर से जो स्रावित पदार्थ होंगे उनको भी बाहर निकालता है। यानी उसको देखते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड्स, ठीक है ना। यानी ये है प्रोस्टेट ग्रंथि, कहाँ होती है बेटा, मूत्राशय के नीचे, यानी मूत्र के थैला के नीचे होती है ये प्रोस्टेट ग्रंथि। कह रहे हैं बेटा कैसी होती है, सिंघाड़े के जैसे। कैसी होती है बेटा ये, कह रहे हैं जो कैसी होती है बेटा, सिंघाड़ा के आकार की। कैसी होती है बेटा, सिंघाड़ा के आकार की होती है, ठीक। और कह रहे हैं बेटा ये कैसी ग्रंथि होती है, ये भूरी होती है, भूरे रंग की होती है। और ये कह रहे हैं कई पिंडों में बटी रहती है, कई पिंडों में बटी होती है। कह रहे हैं बेटा पिंडों की नलिकाएं इसमें खुलती हैं बेटा, मूत्र मार्ग में खुलती हैं। क्या कह रहे हैं बेटा, जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है ये सिंघाड़ा के आकार की होती है, भूरे रंग की होती है और ये कई पिंडों में बटी रहती है और पिंडों में नलिकाएं पाई जाती हैं जो कहाँ खुलती हैं, मूत्र मार्ग में खुलती हैं। और बेटा ये भी एक ग्लैंड है तो कोई ना कोई पदार्थ तो निकालेगी ही। अब देखते हैं बेटा कौन सा पदार्थ निकालती है ये। बेटा ये निकालती है दूधिया यानी सफेद रंग का। कौन सा पदार्थ बेटा, अम्लीय पदार्थ, यानी अम्लीय पदार्थ हो रहता है, क्षारीय अम्लीय पदार्थ, क्षारीय नहीं होता, अम्लीय पदार्थ निकालेगी। यानी कहेंगे जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो दूधिया यानी सफेद रंग का अम्लीय पदार्थ का स्राव करती है। तो अब कौन सा अम्लीय पदार्थ होगा इसके बारे में जानते हैं। ऐसा हो रहा है बेटा, दूधिया रंग यानी सफेद रंग का अम्लीय पदार्थ का स्राव करती है। क्या निकालती है जो प्रोस्टेट ग्रंथि, क्या निकालती है बेटा, दूधिया रंग यानी सफेद रंग का अम्लीय पदार्थ निकालती है। और जो ये अम्लीय पदार्थ निकलता है बेटा वो 25% क्या रहता है बेटा, वीर का हिस्सा। क्या होता है 25%, ये वीर का हिस्सा होता है, यानी सेमन का क्या होता है बेटा, हिस्सा होता है। 20% या 25% सेमन का हिस्सा होता है अम्लीय पदार्थ जो दूधिया रंग का निकलता है। और कैसा होता है बेटा, क्षारीय नहीं अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं, पोरियोलाइटिक क्या होते हैं बेटा, एंजाइम होते हैं। इस दूधिया रंग के सफेद अम्लीय पदार्थ में पोलियोलाइटिक एंजाइम होते हैं। पोरियोलाइटिक एंजाइम मतलब बेटा क्या हो जाएगा, जैसे लाइसोजाइम हो जाएगा, एमाइलेज भी हो जाएगा, एमाइलेज क्या हो जाएगा बेटा, एमाइलेज। और पेप्सिन भी हो जाएगा, पेप्सिनोजन भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, हाइलुरोनुडेज एंजाइम, ये भी हो जाएगा। और इसके अलावा क्या पाया जाता है बेटा, सिस्ट्रेट पाया जाता है। इसके अलावा क्या पाया जाता है, सिस्ट्रेट पाया जाता है, सिस्ट्रेट होता है। और क्या होता है बेटा, इसके अलावा होता है बेटा
फास्फेट फास्फेटेज फास्फेटेज होता है। सिस्टेट भी होता है, फास्फेटेज भी होता है। कह रहे हैं कि जो अम्लीय पदार्थ स्रावित करती है प्रोस्टेट ग्लैंड, यानी वो 25% बीर का हिस्सा होता है। इस पदार्थ में प्रोकैरियोलाइटिक एंजाइम होते हैं, जैसे लाइसोजाइम, एमाइलेज और पेप्सिनोजन और हाइलुरोनिडेज। क्या होता है? हाइलुरोनिडेज होता है। और कुछ और भी पदार्थ होते हैं, जैसे सिट्रेट हो जाएगा और फास्फेटेज हो जाएगा। शुक्राणु को सक्रिय करते हैं। शुक्राणु को क्या करते हैं बेटा? सक्रिय करते हैं। सक्रिय करते हैं। ये सब एंजाइम शुक्राणु को सक्रिय करते हैं। बेटा एक और जान लीजिए, जैसे बहुत लोग जब 40-50 साल का पुरुष हो जाता है तो जो उसमें प्रोस्टेट ग्रंथि ये देख रहे हैं आप, ये बहुत फूल कर बड़ी हो जाती है। जिससे क्या हो, जब ये फूल कर बड़ी हो जाएगी तो ये ये मूत्र मार्ग है ये पूरा दब जाता है, जिससे मूत्र निकलने में दिक्कत होती है। तो क्या कहते हैं उसको? प्रोस्टेट ग्रंथि का किया जाता है ऑपरेशन। यानी वहाँ हम प्रोस्टेट ग्रंथि का ऑपरेशन करा के उसको निकलवा देते हैं। समझ रहे हैं बात को? तो यानी कब होता है? 40 से 50 साल की उम्र में ऐसा देखा जाता है। दूसरी ग्रंथि बेटा क्या होती है? बल्बुलेथरल ग्लैंड। यानी यही तो है, इसके प्रोस्टेट के नीचे पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है बल्बुलेथरल ग्लैंड बेटा? ये कहाँ पाई जाती है बल्बुलेथरल ग्लैंड? प्रोस्टेट ग्रंथि के कहाँ होती है? नीचे होती है ये ग्रंथि। ये भी क्या होती है बेटा? ये भी एक ग्रंथि है। ये क्या होती है? ग्रंथि होती है। कितनी पाई जाती है ये? एक जोड़ी होती है। एक जोड़ी होती है, दुईठू होती है, यानी एक यहाँ और यहाँ एक जोड़ी होती है। और क्या निकालती है बेटा ये? पारदर्शी तरल, पारदर्शी गाढ़ा तरल निकालती है। तरल यानी सफेद पदार्थ, जो कैसा रहता है बेटा? क्षारीय होता है। कहेंगे जो बल्बुलेथरल ग्लैंड होती है प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे पाई जाती है, यही है। और ये ग्रंथि होती है और कितनी होती है? एक जोड़ी पाई जाती है। और ये पारदर्शी गाढ़ा तरल यानी सफेद पदार्थ निकालती है। पदार्थ कैसा होता है? क्षारीय होता है। जब क्या होता है कि आप मतलब जब आप मैथुनांग करने के बारे में सोचते हैं तो आपका जो ये बल्बुलेटरी ग्लैंड है ये सफेद रंग का क्षारीय पदार्थ एक बूंद निकाल देती है, जिससे आपके पूरा मूत्र मार्ग में जो पूरा अम्ल का प्रभाव रहता है वो सब नष्ट कर देता है। ये एक बूंद जो सफेद रंग का पदार्थ क्षारीय निकालती है बल्बुलेटरी ग्लैंड, पूरा इस क्या कहते हैं इसको? मूत्र मार्ग का जो रास्ता है पूरा, इसमें जो अम्ल का प्रभाव उसको ये खत्म करवा देती है। क्या बेटा? यहाँ से लेकर यहाँ तक का पेनिस, इस पेनिस को देखने जा रहे हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम पेनिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग बेटा? पेनिस कहते हैं। यानी सीसन। क्या होता है सीसन? बेलनाकार होता है। और ये कौन सा अंग है बेटा? मैथुनांग भी कहते हैं इसको, यानी इरेक्टाइल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको बेटा हम लोग? इसको बोलते हैं इरेक्टाइल ऑर्गन, या फिर बेलनाकार होता है, इसे मैथुनांग के नाम से भी जानते हैं। और क्या कहते हैं इसको? पेनिस बोलते हैं। यहाँ से लेकर ये पूरा पेनिस है, ये समझ रहे हैं? इसे बोल देंगे बेलनाकार, मैथुनांग यानी इरेक्टाइल भी कहेंगे, लिंग भी कहते हैं। कह रहे हैं यानी जो ये पेनिस यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें कुल 3 पार्ट होते हैं। ये जो जड़ वाला ये वाला पार्ट है, इसे क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं सीसन। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम लोग? सीसन मूल। यानी कहेंगे पेनिस में कितना? 3 भाग होता है। 3 भाग है। पहला भाग कौन सा होता है बेटा? सीसन मूल, यानी इसे क्या बोलेंगे? रूट। और दूसरा भाग क्या होता है बेटा? ये बीच वाला भाग, यानी इसे क्या बोलेंगे? सीसन काय। क्या बोलेंगे इसको बेटा? सीसन काय। यानी पेनिस ऑफ बॉडी, पेनिस बॉडी, यानी पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक बीच वाला भाग क्या होता है बेटा? सीसन काय होता है। और तीसरा पार्ट क्या होता है बेटा? ये इतना भाग,
यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना भाग क्या बोलते हैं बेटा? शीशन मुंडक। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग शीशन मुंड कहते हैं, शीशन मुंड। ग्लैंस, ग्लैंस पेनिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लैंस पेनिस। बात समझिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पेनिस, पेनिस में कुल 3 भाग आते हैं। जो ये जड़ वाला पार्ट है, ये जड़ वाला पार्ट क्या कहते हैं इसको? हम लोग बेटा शीशन मूल यानी रूट भाग कहते हैं। और यहाँ से लेकर बीच तक, यहाँ तक का पार्ट, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट, बीच वाले शीशन का यानी पेनिस बॉडी कहते हैं। और ये इतना गोलाकार जो फूल जाता है ये भाग, इसे क्या बोलते हैं? शीशन मुंड यानी ग्लैंस पेनिस बोलते हैं। और कह रहे हैं बेटा ग्लैंस पेनिस जो यहाँ से लेकर यहाँ तक भाग, इस पे एक चर्म ऐसे लगा रहता है, जो सिकुड़ता फैलता है, एक चर्म ऐसे लगा रहता है। क्या कहते हैं इसको बेटा? हम लोग चर्म को कहेंगे शीशन मुंड पर। शीशन मुंड पर क्या होता है बेटा? त्वचा होता है, एक त्वचा पाया जाता है, जो क्या होता है बेटा? सिकुड़ता है, सिकुड़ता है। क्या कहते हैं इसे? क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? प्रीप्यूस, प्रीप्यूस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको? हम लोग प्रीप्यूस कहते हैं। क्या होगा बेटा? वलित त्वचा होगा, वलित त्वचा कहते हैं, प्रीप्यूस कहते हैं, प्रीप्यूस। यानी पेनिस का जो ये शीशन मुंड होता है, इस पे क्या होता है बेटा? एक सिकुड़ी हुई चाम, सिकुड़ती है, फैलती है, उसे क्या बोलते हैं? वलित त्वचा यानी प्रीप्यूस बोलते हैं। आगे बढ़िए। शीशन की त्वचा में स्तंभाकार 3 ऊतक पाए जाते हैं, 3 ऊतक होते हैं। अब पहला ऊतक क्या होगा बेटा? पहला ऊतक इससे पश्च में ऐसे यहाँ से लेकर यहाँ, ये जो इधर पूरा और ये इधर पूरा जो मसल से देख रहे हैं, ये एक ऊतक होगा, यानी दूठू पा जाएगा। यानी पहला ऊतक यानी क्या होता है बेटा? दूठू। इसे ऊतक को कारपोरा केवर्नोसा क्या बोलेंगे? कारपोरा केवर्नोसा बोलते हैं। ये दूठू पाया जाता है, यानी पश्च भाग पर होता है, किनारे होता है। कारपोरा केवर्नोसा पश्च भाग पे किनारे होता है। यानी ये जो मसल्स दिख रही है, ये सब क्या होंगी? कारपोरा केवर्नोसा, किनारे होंगी। और जो ये यहाँ जो ये मसल से दिख रही है आपको, जो मूत्र मार्ग से लगी मसल है, ये जो चिपटी मसल है, ये नहीं बीच वाली नहीं, ये तो मूत्र मार्ग है, इससे किनारे पर। यानी एक और ऊतक कहाँ होता है बेटा? मूत्र मार्ग के किनारे पर, आधार पर। मूत्र मार्ग के बेटा कहाँ होता है? आधार पर। क्या कहते हैं उसको? यानी 2 ऊतक यहाँ हो गए, 3 ऊतक पाया जाता है, 2 ऊतक यहाँ हो गए, 1 ऊतक और जानना है। कार्पस स्पॉन्जी क्या होगा बेटा? कार्पस स्पॉन्जिनोसम होता है। यानी ये कहाँ होता है बेटा? हाई बीच में, जो ये मूत्र मार्ग देख रहे हैं, इसके किनारे ये ऊतक लगे रहते हैं, उसे बोलते हैं कार्पस स्पॉन्जिनोसम कहते हैं। यानी यही जो दोनों ऊतक होते हैं, यानी यही पेनिस को कठोर बना देते हैं। समझ रहे हैं? इससे मूत्र बाहर, इसे क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस कहते हैं, आपको बताया गया। यानी पूरा पेनिस के बारे में आप पढ़ लिए। आप जल्दी नाम पूरा जल्दी भर दीजिए, जल्दी पूरा नाम अच्छे से भर दीजिए, जल्दी। क्या पढ़े बेटा? क्या कहते हैं इसको हम लोग? इसे बोलते हैं बेटा सेमिनल फेरस डक्ट्स। इसे क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? रेट टेस्टिस बोलते हैं। ये सब पढ़ाया गया है आपको। इसे क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? इसको बोलते हैं हम लोग एपिडिडाइमिस बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? वासा इफ्रेंटिया। इसे क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? वास डिफरेंस शुक्रवाहिनी। और इसे क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? सेमिनल वेसिकल बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? प्रोस्टेट ग्रंथि। देखिए आप ये क्या पढ़े? आप बेटा पढ़े रेट टेस्टिस के बारे में, विसर्जाला के बारे में पढ़े। आप यहाँ से लेकर यहाँ तक एपिडाइमिस पढ़े,
उसके बाद आप क्या पढ़े, वासा फ्रंटिया पढ़े।